नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे आज कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की जो सामाजिक विज्ञान दी गई है उसको हम यहाँ देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। क्योंकि जो ये एड ग्रेड बुक में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये वही प्रश्न दिए गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में तो आना ही है, लेकिन जो हमारी सामाजिक विज्ञान है उसके पाठों से मेल जोल होते हुए और बहुत कम इसमें से कोर्स कम कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें हम आज समझेंगे, इसमें दिया गया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो इसके पहले जो इसमें इतिहास और भूगोल दिया गया था, ये हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसको समझ लिया है। यदि आपने ये नहीं समझे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाके देख सकते हैं। आज हम इसका सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्याय 1 है जो इसका दिया गया है, यानी ये पूरा हमारा सामाजिक विज्ञान का पाठ 14 कहलाएगा। और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 में इसमें यह भारतीय संविधान, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये दिया गया है अध्याय 1 भारतीय संविधान। ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्याय 1 है। तो इसमें देखिए, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न वार्षिक परीक्षा में 10 अंक के पूछे जाते हैं। तो इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें अच्छे से समझ लेना है और उनको याद भी कर लेना है। भारतीय संविधान के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय संविधान के जो जनक हैं, जिन्होंने भारत का संविधान रचा है, लिखा है और उसी के अनुसार आज हमारा देश चल रहा है उसी पे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है ना। तो इनको जो है संविधान का जनक कहा जाता है। प्रश्न 2 इसमें दिया गया है, प्रश्न 2 में कि संघवाद से क्या आशा है। देखिए, अब जो संघवाद है, संघवाद का मतलब देश में एक से अधिक है संघों के होने को संघवाद कहते हैं। इसलिए ये जो है संघवाद होता है देश में एक से अधिक संघ होना। प्रश्न तीसरा दिया गया है, तो प्रश्न तीसरे में देखें, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संविधान। क्या कहलाता है? संविधान। ये बी वाला ऑप्शन, यहाँ पे हम संविधान लिख देंगे। अब देखिए, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो देखिए, इसके अनुसार संविधान के अनुसार विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका। ये प्रेस जो दिया गया है ना, ये जो है इसके अनुसार इसका कोई अंग नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न भी दिया गया है। तो इस 5वें प्रश्न में यहाँ देखें, इसमें है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, देश कोई भी हो बिना नियमों के तो चल नहीं सकता। इसलिए जिन देशों के पास अपनी संविधान होती है वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 6 इसमें दिया गया है कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। नेपाल में भी राजाओं का मतलब तंत्र चलता था, उनके ही नियम कानून चलते थे। तो ये कब खत्म हुआ नेपाल में? देखिए, नेपाल में राजतंत्र 2008 में खत्म हुआ, यानी अभी 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बन गया। जैसा हमारा लोकतंत्र है वैसे ही अब नेपाल में भी लोकतंत्र बन गया है। प्रश्न 7 में देखिए, इसमें दिया है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था तो नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, इसलिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था, इसलिए उनको इसकी ज़रूरत पड़ी। प्रश्न 8 है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया, इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो देखिए, भारतीय संविधान, हमारा जो संविधान है, सभा का गठन 1946 में किया गया था और इसके निर्माण में 3 साल लगे थे। 3 साल में हमारा भारतीय संविधान लिख करके तैयार हुआ था। ठीक, यहाँ देखिए प्रश्न 9वां में दिया गया है कि संघवाद से क्या तात्पर्य। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि संघवाद इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, यह कहलाता है संघवाद। हमारे देश में राज्य स्तर और केंद्र स्तर की सरकारें हैं, ठीक है ना, ये सभी संघवाद से ही चलती हैं। ठीक, अगला प्रश्न इसमें दिया गया है 10वां। तो यहाँ देखें, इसमें है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब या अर्थ बताइए।
तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। ठीक है, इसलिए ये जो सार्वभौमिक मताधिकार हैं ये हमारे देश में लागू हैं। यहाँ देखें प्रश्न 11 दिया गया है कि सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखो और कानून को करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है जो कानून लागू होते हैं। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखती है, वो कौन कहलाती है? न्यायपालिका। ठीक। प्रश्न 12वां में दिया गया है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की अंतरात्मा, देखिए मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। कौन सा? मौलिक अधिकारों वाला जो खंड है वो भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाती है। प्रश्न 13 दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? तो देखिए संविधान जो है, संविधान के सभा के सभी सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें, इसलिए उन्होंने यहाँ तत्वों को खंडों में जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर दिया गया है प्रश्न 14, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए। किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए हमारे मौलिक अधिकार हैं 6, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बना हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का भी अधिकार। ठीक है, तो अधिकार आर लिख दीजिए, अधिकार। ठीक, या आप मिटा दीजिए इनमें से कोई एक। तो इस प्रकार से इसे में 14 प्रश्न दिए गए थे, वह सभी आपने समझ लिए हैं। यदि आपने ये पिछले और भी जो इसके पाठ रह गए हैं नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देख लें। आज हमने जो ये पाठ कंप्लीट किया है, इसके आगे के जो पाठ हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह सब्सक्राइब हो गया है, एक ही बार सब्सक्राइब करना है। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।